गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद सोनू यूट्यूब फैमिली में आप लोगों का स्वागत है। चलिए मैं बिहार शिक्षक बहाली 2023 के लिए बिहार स्पेशल का सीरीज चला रहा हूं, जिसमें मैं बिहार का भूगोल पढ़ा रहा हूं। कल पिछले वीडियो में मैंने बिहार की भूगर्भिक संरचना बताया था। आज मैं बिहार का भौतिक संरचना समझाने वाला हूं। बिहार की भौतिक संरचना का मतलब ये हुआ कि ऊपरी रूप से बिहार को जब देखते हैं तो कैसा दिखता है। ठीक है, तो चलिए बिहार का हमारा मैप हो गया। इसको तीन पार्ट में बिहार के भौतिक संरचना को बांट के पढ़ते हैं। पहला एक पहाड़ी क्षेत्र है जिसको शिवालिक श्रेणी, जिसमें हम बताए थे आपको कि हिमालय की तीन जो श्रेणियां हैं जिसे बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय कहते हैं। तो नीचे वाली जो शिवालिक श्रेणी है वो बिहार में चंपारण को टच करती है। उसी उसी वाले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि पहाड़ी श्रेणी है। ठीक है, नीचे देखेंगे कि बिंद की चट्टान और धारवाड़ क्रम की चट्टान हम पढ़े थे पठारी भाग में, उसको हम कहेंगे पठारी भाग। और बीच के क्षेत्र को क्या पढ़ेंगे, मैदानी भागों में बांट करके हम पढ़ेंगे। ठीक है, जिनको समझ में नहीं आ रहा हो कि धारवाड़ क्रम की चट्टान, ये बिंद चट्टान, ये क्या बता रहे हैं सर, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और पिछले वीडियो को आप लोग जाके देख लीजिए। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा शिवालिक श्रेणी है जो यहाँ तक पाया जा रहा है। ये शिवालिक श्रेणी, शिवालिक श्रेणी जो बिहार में पाई जाती है, पहाड़ी इलाका, वो तीन पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करके हम लोग पढ़ते हैं। पहला वाला क्षेत्र को कहते हैं सोमेश्वर पहाड़ी, दूसरे वाले को कहते हैं हरहा घाटी और तीसरे वाले को कहते हैं रामनगर दून। ठीक है, अब इनकी चौड़ाई अगर देखते हैं तो 4 से 5 किलोमीटर चौड़ाई है सोमेश्वर पहाड़ी की, 4 किलोमीटर है हरहा घाटी की और रामनगर दून की है 8 किलोमीटर। इसका मतलब सबसे लंबा चौड़ा अगर देखा जाए पहाड़ी इलाकों में तो रामनगर दून का क्षेत्र पाया जाता है। क्लियर है। अब इस सोमेश्वर पहाड़ी पर ही सोमेश्वर किला स्थित है। कौन सा किला बाबू? सोमेश्वर किला। सोमेश्वर किला, सोमेश्वर किला स्थित है। पूछा जाता है कि बिहार में सोमेश्वर किला कहाँ है, तो आप क्या कहोगे? सोमेश्वर, ये सोमेश्वर पहाड़ी जो शिवालिक साइड का पार्ट है उसी के ऊपर पाया था। एक चोटी है, उस चोटी, कौन सी चोटी है वो? सबसे ऊंची चोटी 840 मीटर हाइट पे है। 840 मीटर हाइट पे बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। 840 मीटर हाइट पे क्या है? बिहार की सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर हो गया, ये हो गया। अब दूसरा देखेंगे हम लोग, यहाँ पे आ जाएंगे कि पठारी भाग में क्या है। तो जो बिंद चट्टान है, बिंद चट्टान है, इसे हम लोग कहते हैं कैमूर का पठार। क्या कहते हैं बाबू? कैमूर का पठार। या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रोहतास का पठार। रोहतास का पठार। ठीक है, रोहतास का पठार। अब इन पठारों में क्या पाया जाता है, आप लोग पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि क्या क्या इसमें पाया जाता है। इस पठारी भाग में चूना पत्थर की भी अधिकता होती है, जिसकी वजह से सीमेंट उद्योग यहाँ पे लगा रहता है। ये क्षेत्र कहाँ पे है? तो रोहतास और कैमूर में है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टान। तो इसको, इस क्षेत्र को क्या कहेंगे? तो कहते हैं खड़गपुर की पहाड़ी। तो देखो, आपसे पूछे खड़गपुर की पहाड़ी कहाँ है, या खड़गपुर की पहाड़ी निम्न राज्यों में से कहाँ पे पाई जाती है? ऑप्शन दे दे, सिवान, गोपालगंज, छपरा और गया। तो क्या मारोगे? गया। क्यों? धारवाड़ क्रम की चट्टान जहां पे पाई जाएगी वहीं पे खड़गपुर की पहाड़ी पाई जाएगी। ठीक है, तो ये खड़गपुर की पहाड़ी हो गई। इधर कैमूर का पठार हो गया, रोहतास का पठार हो गया। ये किस क्रम की चट्टान पाई जा रही है? तो बिंद क्रम की चट्टान में पाई जा रही है। क्लियर है। अब देखेंगे हम लोग इसके मैदानी भाग को। तो मैदानी भागों का निर्माण कैसे हुआ है? कल आपको बताए थे कि बिहार की जो संरचना है वो इस तरीके से है, चारों तरफ से ढलान है। और थोड़ा सा देखा जाए तो देखो, ये बीच से नदी बह रही है, बीचों बीच से बहने का मतलब ये हुआ कि इसमें ये वाला भाग उत्तर से उठा हुआ होगा और इधर दक्षिण से उठा हुआ होगा, तो बीच से नदी बह रही है। ठीक है, इसमें नदियां कैसे आती हैं, एग्जाम्पल के तौर पर दिखा दें तो ये घाघरा नदी आती है और गंगा जी में मिल जाती है घाघरा नदी। ठीक है, यहाँ पे गंडक नदी आती है, ये गंगा में मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पे कोसी आती है, कोसी, और ये गंगा में मिल जाती है। यहाँ से महानंदा आती है, महानंदा, और ये गंगा में मिल जाती है। तो ये नदियों को अगर नाम लिखा जाए तो ये कौन सा है बाबू? गंडक। कौन सी नदी है? गंडक। नदी वाले हम पढ़ाएंगे आपको, लेकिन यहाँ चूंकि मैदानी क्षेत्र को डिस्ट्रीब्यूट करना है इसलिए बता दे रहे हैं। ये गंडक हो गया। ये कौन सा है बाबू? घाघरा। घाघरा नदी, नदी। ये गंडक नदी। ये कौन सी है? सोन नदी, सोन नदी। ये कौन सी है? महानंदा नदी, महानंदा नदी। ठीक है,
ये नदियां चूंकि उत्तर से दक्षिण की तरफ आती हैं और गंगा में अपने जल को क्या करती हैं, गिराती हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो मैदानी भाग है बिहार का, यह उत्तर की तरफ उठा हुआ है और दक्षिण की तरफ झुका हुआ है, लेकिन जो इसका दक्षिणी मैदान है वह भी दक्षिण की तरफ झुका उठा हुआ है और उत्तर की तरफ झुका हुआ है। इसका मतलब सर मैदानी भाग को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो ये भी दो पार्ट में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कौन सा, उत्तर बिहार का मैदान मैदान और दूसरा क्या हो जाएगा बाबू, दिख रहा है ना जी, दक्षिण दक्षिण बिहार का मैदान। ठीक है, उत्तर बिहार का मैदान और दक्षिण बिहार का मैदान। इसका मतलब ये वाला क्षेत्र, अच्छा इसका क्षेत्रफल कितना है, 90,650 वर्ग किलोमीटर, अप्रोक्स 95.95 या 96% होता है, या 96% भाग पे पूरे बिहार का क्षेत्रफल के कितना, पूरे बिहार का क्षेत्रफल होता है 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमको कि मील में इसका क्षेत्रफल बिहार का कितना होता है। ठीक है, तो 90,650 वर्ग किलोमीटर से पे ये मैदानी भाग है। अब इस मैदानी भाग को दो भाग में हम लोग बांट देंगे, उत्तर बिहार का मैदान मतलब ये वाला क्षेत्र और दक्षिण बिहार का मैदान मतलब ये वाला क्षेत्र। अब इन दोनों में आप बताइए क्षेत्रफल देखने में किसका अधिक लग रहा है, उत्तर बिहार का ही लग रहा है। तो उत्तर बिहार का मैदान का क्षेत्रफल हम देखेंगे तो 56,750 किलोमीटर स्क्वायर अप्रोक्स रहेगा। ठीक है, और ये कितना रहेगा, ये 33,000 समथिंग रहेगा, 720 कर दो, 720 किलोमीटर स्क्वायर रहेगा। मतलब ये लगभग 57,000, ये लगभग 33,000 क्या होता है, क्षेत्रफल में बटा हुआ है। तो सबसे ज्यादा कौन है, उत्तर बिहार का मैदानी भाग है। क्लियर है। अब उत्तर बिहार के मैदानी भाग में हम देखेंगे कि ये तीन भाग में बटा हुआ है, कि इस प्रकार से नदियों के द्वारा बांटा गया है। जैसे आपको यहां बता दिए कि ये घाघरा नदी, ठीक है, ये गंडक नदी। अच्छा पूछता है कि बिहार का बॉर्डर कितनी नदियां बनाती हैं, ध्यान से, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बिहार का बॉर्डर देखो, यहाँ पे यूपी और बिहार का बॉर्डर बना रही है कौन सी, घाघरा नदी। यूपी बिहार की बॉर्डर बना रही है गंडक नदी, और यूपी और बिहार की बॉर्डर बना रही है गंगा नदी। यहाँ पे देख रहे हो ना, गंगा नदी। तो तीन नदियां हैं बिहार में जो बहती हैं, घाघरा नदी, गंडक नदी और गंगा नदी, जो बिहार और यूपी की सीमा का निर्धारण करते हुए बिहार में प्रवेश करती हैं। ठीक है, नदी बताएंगे तो एकदम पूरा विस्तार से बताएंगे, अभी आप इतना ही जितना बताया जा रहा है नोट करो और याद करते रहो। ठीक है, तो ये नदियां हो गई। अब यहाँ पे क्या है, ये कोसी नदी है और ये महानंदा नदी है। ठीक है, अब इन नदियों के माध्यम से हम उत्तर बिहार के मैदानी इलाकों को बांटेंगे। तो किस प्रकार से बांटेंगे, देखो, घाघरा नदी और गंडक नदी के बीच के मैदान को क्या कहेंगे, घाघरा गंडक का मैदान। क्या कहेंगे बाबू, घाघरा गंडक का मैदान। यहाँ पे लिख दें नीचे, इसको बांटेंगे तीन पार्ट में, घाघरा गंडक का मैदान। घाघरा गंडक का मैदान कौन कौन सा बाबू, देखो ये वाला क्षेत्र और ये वाला क्षेत्र, इनके बीच के मैदान को क्या कहेंगे, घाघरा गंडक का मैदान कहेंगे। अब गंडक नदी और सोन नदी के बीच वाले क्षेत्र को क्या कहेंगे, गंडक सोन का मैदान। क्या कहेंगे बाबू, गंडक सोन का मैदान, गंडक सोन का मैदान। ठीक है, अब सोन नदी और महानंदा नदी के बीच वाले क्षेत्र को क्या कहेंगे, सोन महानंदा का मैदान। क्या कहेंगे, सोन महानंदा मैदान। तो हम आपने देखा कि हम लोग क्या किए, बिहार के मैदानी भाग को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, उत्तर बिहार का मैदान और दक्षिण बिहार का मैदान। उत्तर बिहार के मैदान का क्षेत्रफल कितना है बाबू, 56,780 वर्ग किलोमीटर, लगभग 57,000 आप अप्रोक्स मारिएगा। ठीक है, और दक्षिण बिहार का 33,000 समथिंग है। इसका मतलब यह है कि सर दक्षिण बिहार, उत्तर बिहार दक्षिण बिहार से ज्यादा चौड़ा है जो मैदानी इलाका है। ठीक है, टोटल मैदानी इलाका कितना है, 90,650 वर्ग किलोमीटर है, लगभग 96% टोटल बिहार के भौगोलिक क्षेत्रफल का। ठीक है, अब दक्षिण उत्तर बिहार का जो मैदानी भाग है उसको तीन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, किसके आधार पे, नदियों के आधार पे। तो ये हमारी घाघरा नदी है, ये गंडक नदी है, सोन नदी है, महानंदा नदी है। तो गंडक और घाघरा के क्षेत्र के बीच वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, घाघरा गंडक का मैदान कहेंगे। गंडक और सोन नदी के बीच वाले क्षेत्र को गंडक सोन का मैदान कहेंगे, और सोन और महानंदा के बीच के क्षेत्र को क्या कहेंगे, सोन महानंदा का मैदान कहेंगे। क्लियर है, यहां तक क्लियर है सबको। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, यहां आगे बढ़ेंगे और दक्षिण के मैदान के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है,
दक्षिण का मैदान जो है यहाँ पे, अच्छा एक चीज और कोई पूछे कि इसका ढलान कैसे है, तो मैदानी भाव का ढलान देखो, गंगा ऐसे चल रही है ना, गंगा, तो मैदानी भाव का ढलान बहुत ही मंद है। मंद का मतलब क्या होता है कि बहुत कम। अब कितना है अगर कोई पूछ दे तो देखो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर पर किलोमीटर, ढलान कितना बाबू, 6 सेंटीमीटर पर किलोमीटर। इसका मतलब यह है कि 1 किलोमीटर जाने पे 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर इतना होगा, 6 सेंटीमीटर ही क्या होगा, ढलान होगा नदियों का। इसका मतलब जहां ढलान तीव्र नहीं होता है, कम होता है, वहां नदियां तेजी से नहीं बहती हैं, विसर्पण करते हुए चलती हैं, विसर्पण करते हुए। जब नदियां विसर्पण करती हैं, ऐसे आराम से मतलब चलती हैं, तो उनका स्पीड मंद होता है, और मंद होने के कारण वहां पे झीलों का निर्माण होता है। वहां पे क्या होता है, वो झीलों का निर्माण होता है। तो यहाँ पे दक्षिण बिहार में भी झीलों का मैदान, झीलों का ये निर्माण हुआ होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस क्षेत्र में दलदली भाग भी पाया जाता है, जिसे टाल क्षेत्र कहेंगे। बिहार का मैदान में जब मिट्टी पढ़ाएंगे तो उसमें हम समझा देंगे बढ़िया से, थोड़ा सा बता देते हैं। टाल क्षेत्र कहते हैं, टाल क्षेत्र मतलब दलदली लगा जहां पानी लगा हुआ हो। तो ये वाला हो गया। ये पार्ट आप लोग याद रखिएगा, जब भी हम बाढ़ के बारे में बताएंगे तो इन मैदानी इलाकों में, जैसे मान लो सोन और महानंदा के बीच में बाढ़ का इलाका कौन कौन सा है, तो यही होगा, इन नदियों के माध्यम से बाढ़ आता है। ठीक है, सोन और गंडक के बीच में आता है, एक मिनट सॉरी, ये कोसी है। कौन सी बाबू, कोसी, कोसी नदी। ठीक है, सोन इधर है, गलती हो गया यहाँ पे। ठीक है, कोसी नदी है, कोसी नदी। ठीक है, सॉरी, इसको देख लीजिएगा आप लोग, शुरू से हम सोन बोलते आ रहे हैं फ्लो फ्लो में। तो ये कौन सी नदी बाबू, कोसी नदी है, यहाँ कोसी नदी है। और इस कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, बिहार का शोक, शोक कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि ये उत्तरी बिहार में ये हिमालय से निकलती है, और निकल के अचानक ढलान मिलता है इसको, और बहुत तीव्र गति से ये चलती है। रातों रात कहा जाता है कि अपने मार्ग को क्या कर लेती है, बदल लेती है, रातों रात अपने रास्ते को बदल देती है। जैसे मान लो कि आज यहाँ पे गांव में सोए हुए हो, गांव के बगल से नदी बह रही है, सुबह उठे तो पता चला कि गांव से ही चली गई, सुबह गांव कहाँ गया पता ही नहीं चला, नदी में समा गया। इस तरीके से बहुत बार कर चुकी है, रास्ता अपना बदल देती है। और यही कारण है कि इसे क्या कहता है, धोखेबाज नदी भी कहता है। क्या कहता है वो, बिहार का शोक या धोखेबाज नदी, धोखेबाज नदी, नदी भी इसको क्या कहता है। देखो यहाँ पे सोन लिख दिए हैं, इसको क्या करना है, कोसी कर देना है, कोसी। यहाँ पे भी क्या कर देना है, कोसी कर देना है। इसको थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, कोसी। ठीक है, कोसी नदी। तो धोखेबाज नदी बिहारी कौन सी है, कोसी नदी है। शोक नदी बिहारी कौन सी है, कोसी नदी है। क्यों, इसलिए कि यह अपने रास्ते बदलने के लिए माहिर होती है। और रास्ता क्यों बदलती है, बहुत ही तीव्र ढलान होता है, इसका स्पीड बहुत ज्यादा होता है, गांव के गांव बीच में बहा देती है। ठीक है, और इसकी वजह से पूरा बाढ़ आता है, और उत्तर बिहार हमेशा बाढ़ से डूबा रहता है कोसी नदी के कारण। ठीक है ना, इस पे आगे आपको बताएंगे कि इसमें क्या किया जा रहा है। कोसी और महानंदा को जोड़ने का प्लान चल रहा है, महानंदा को जोड़ने का प्लान चल रहा है, इसलिए कि महानंदा से भी बाढ़ आता है, कोसी से भी बाढ़ आता है। बीच में एक नदी आएगी मेची नदी, जो महानंदा नदी की सहायक नदी है, मेची नदी। कौन सी बाबू, मेची नदी, मेची नदी। अब ये नदी जहां बहती है बीच में सूख जाती है। अब जब सूख गई तो यहाँ क्या हो गया, सूखा पड़ गया, एक तरफ बाढ़ एक तरफ सूखा हो जाता है। तो क्या किया गया, कहा गया कि मेची नदी जो सोन इसमें महानंदा नदी में जाएगी, इस कोसी नदी से इसको जोड़ दो और यहाँ डैम बना दो। फायदा क्या होगा, जब इसमें पानी ज्यादा छोड़ दो कहाँ, मेची में, मेची लेके चला जाएगा महानंदा, महानंदा लेके चल जाएगी गंगा में, और जब कम हुआ तो इधर फैला दो, तो बाढ़ से बाढ़ का राहत हो जाएगा, और प्लस मतलब नदी नहर बना के हम चारों तरफ भेज देंगे। ठीक है, ये नहर परियोजना हो जाएगी। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे थोड़ा बता देते हैं। यहाँ पे त्रिवेणी नहर है, कौन सा बाबू, त्रिवेणी नहर, दिखाई दे रहा ना, त्रिवेणी नहर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये त्रिवेणी नहर कहा जाता है ना, कि त्रिवेणी नहर की खुदाई जब हो गई, पहली बार भारत में परियोजना आया त्रिवेणी नहर के लिए, तो ये बिहार के लिए वरदान साबित हुआ। और वरदान साबित होने का कारण क्या है, कि जो ये गंडक नदी जब आती है, ये गंडक नदी जब बिहार में, तो यहीं पे त्रिवेणी नहर का निर्माण किया गया, एक बहुत बड़ा डैम बनाया गया, और डैम के माध्यम से अलग अलग ईस्ट साइड, इस नहर के डैम से ईस्ट साइड में मतलब पूरब साइड में, डैम के पश्चिम साइड में यूपी में भी सिंचाई होता है, इसके माध्यम से यूपी में भी सिंचाई होता है। और ये त्रिवेणी नहर पूरे उत्तर बिहार के इस वाले क्षेत्र को, सिवान, गोपालगंज,
छपरा इस क्षेत्र को सिंचित करती है और बहुत ही अच्छी परियोजना है, बहुत ही बड़ी परियोजना है। और इसकी वजह से गंडक नदी जो बाढ़ लाती थी, बाढ़ से भी राहत हमको मिल गया। वहीं स्टार्टअप किया जा रहा है कोसी नदी और मेची नदी को भी जोड़ने का। ठीक है, अब ये त्रिवेणी नहर हो गई, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये जो पहाड़ है सोमेश्वर पहाड़ी है, ये सोमेश्वर पहाड़ी, इसमें दर्रे पाए जाते हैं बाबू। क्या पाते हैं? दर्रे। अब ये दर्रा क्या होता है? दर्रा ये होता है जैसे पहाड़ है, बीच से नदी क्रॉस कर गई है, पहाड़ को काट करके जो आने जाने का रास्ता बन गया वो दर्रा कहलाता है। ठीक है ना, नदी पहले बहती थी, यहाँ पे सूख गई, पहाड़ को काटी हुई है, रास्ता बना हुआ है, दर्रा है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि बिहार से और नेपाल को जोड़ने वाले कौन कौन से दर्रे हैं, तो आप उसमें कहोगे सोमेश्वर दर्रा। यहां लिख देते हैं कौन कौन सा दर्रा, सोमेश्वर दर्रा, सोमेश्वर, सोमेश्वर दर्रा। और प्लस में क्या मिलेगा सोमेश्वर दर्रा के बाद कौन सा, तो सोमेश्वर दर्रा हो गया। अभी बता देते हैं एक और दर्रा होता है। ठीक है, दो दर्रे हैं। यहाँ से क्या होता है, बिहार और नेपाल का क्या होता है, सीमा बनता है। यहाँ बिहार और नेपाल में रास्ता बन जाता है, जहां से लोग पास करते हैं, आते जाते रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोसी नदी हो गया। तो ये नदियों के माध्यम से हम क्या कर दिए, मैदानी इलाकों को बांट दिए। अब आते हैं दक्षिण में देखने के लिए। दक्षिण में, तो दक्षिण में तीन प्रकार के बांटेंगे। एक तो ये पठार वाला हो गया, दूसरा मैदानी इलाका हम ये बांट देंगे, ये मैदानी इलाका बांट देंगे इसको। और ये कौन सी नदी है बाबू, ये सोन नदी है। कौन सी, अब सोन नदी आ गई, सोन नदी। उसको एक बार देख लीजिएगा, फ्लो में गलती हो गया था कि इसको हम सोन नदी बोल रहे थे, उसके लिए खेद है। ये कोसी नदी है, ये सोन नदी है। ठीक है, सोन नदी मध्य प्रदेश से होकर बिहार में प्रवेश करती है। तो ये सोन नदी और ये गंगा नदी, इनके बीच के भाग को क्या कहेंगे, सोन गंगा मैदान। क्या कहेंगे बाबू, सोन गंगा मैदान। चलिए, ये तो सही है। अब क्या कहेंगे, तो एक नदी यहां बहती है जिसका नाम है किउल नदी। क्या नाम है बाबू, किउल नदी, किउल नदी। अब यहां से सोन से लेकर के किउल तक के मैदान को हम लोग कहते हैं मगध का मैदान। मगध का मैदान बहुत बार पूछा है, मगध का मैदान कहां से कहां तक है, तो क्या कहोगे, मगध का मैदान सोन नदी से लेकर के किउल नदी के बीच का क्षेत्र को कहते हैं। अब देखिए, किउल नदी से लेकर के, किउल नदी से लेकर के राजमहल की पहाड़ियां, ये क्या है भाई, राजमहल की पहाड़ियां हैं, राजमहल की पहाड़ियां। आपसे पूछेगा राजमहल की पहाड़ियां कहाँ हैं, तो भागलपुर में है। भागलपुर, गया, बांका, मतलब मेन भागलपुर में कौन है, राजमहल की पहाड़ियां हैं। तो किउल नदी से लेकर राजमहल की पहाड़ियों के बीच के मैदानी भाग को हम अंग का मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, अंग का मैदान कहते हैं, अंग का मैदान कहा जाता है। क्वेश्चन ये सब डायरेक्ट पूछे हुए, मगध का मैदान कहां से कहां तक है, क्या कहोगे, सोन नदी से लेकर के किउल नदी तक। अंग का मैदान कहां से कहां तक है, तो किउल नदी से लेकर कहां, राजमहल की पहाड़ियों तक। अब दिमाग में, राजमहल की पहाड़ी कौन सी है, तो जो आप अभी पढ़े हो धारवाड़ क्रम की चट्टानें, उसी में राजमहल की पहाड़ियां हैं जो भागलपुर में फैली हुई हैं। इसका इतिहास में भी वर्णन आएगा जब हम कहेंगे कि राजमहल की पहाड़ियों में रहने वाले जनजातियों ने विद्रोह किया, तो उस विद्रोह का नाम क्या बताइए। ठीक है, उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये कौन सा हो गया, राजमहल की पहाड़ी है। क्लियर है, ये दक्षिण भारत का हमारा मैदान हो गया। तो ये उत्तर भारत का मैदान, दक्षिण भारत का मैदान, एक बार हम लोग समराइज कर लेते हैं। मैप आप देखते रहिए, हम समराइज कर रहे हैं। पूरे बिहार के भौतिक संरचना को हम बांटेंगे तीन प्रकार से, एक पहाड़ी इलाका, एक पठारी इलाका, एक मैदानी भाग। पहाड़ी इलाका, ये जो ऊपर शिवालिक श्रेणी है उसमें पहाड़ी इलाका पाया जाता है। पहाड़ी इलाके को हम तीन पार्ट में बांट करके पढ़ेंगे, सोमेश्वर की पहाड़ी, हरहा घाटी, रामदून। ठीक है, सोमेश्वर की पहाड़ी ऊपर वाला पार्ट हो गया, जिसका लंबाई चौड़ाई है 4 से 5 किलोमीटर, हरहा घाटी है 4 किलोमीटर, और रामदून का चौड़ाई है 8 किलोमीटर। सबसे लंबा चौड़ा क्षेत्रफल जो होगा रामनगर दून का होगा। ठीक है, उसके बाद से आते हैं पठारी भाग को, तो कैमूर का पठार या रोहतास का पठार जो है कैमूर और रोहतास में है। और इस तरफ आएंगे तो खड़गपुर की पहाड़ी है, खड़गपुर की पहाड़ी धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाई गई है ऊपर वाली भाग को। और रोहतास के पठार जो है वो बिंद क्रम की चट्टानों का फैला हुआ भाग है। उसके बाद पढ़ेंगे हम मैदानी भाग को, तो मैदानी भाग में हम देखते हैं कि 90,650 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। लगभग 96% भाग पे बिहार के भौगोलिक क्षेत्रफल के। इसको दो पार्ट में बांटेंगे, उत्तर बिहार का मैदान और दक्षिण बिहार का मैदान। ठीक है, उत्तर बिहार के मैदान को हम नदियों के आधार पे तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक घाघरा नदी और गंडक नदी के बीच के मैदान को कहेंगे घाघरा गंडक का मैदान। गंडक नदी और कोसी नदी के बीच के मैदान को कहेंगे गंडक कोसी मैदान। और कोसी और महानंदा के बीच को कहेंगे कोसी और महानंदा का मैदान। इधर हम देखेंगे उत्तरी भारत के मैदान को, तो ये उत्तर से दक्षिण की तरफ झुका हुआ है, ऐसे झुका हुआ है। ठीक है,
और इसका स्लोप किधर है, तो इसका स्लोप है पश्चिम से पूरब की तरफ, तभी तो नदी पश्चिम से पूरब जाती है। ठीक है, अब दक्षिण भारत के मैदान को देखें तो इसका स्लोप दक्षिण से उत्तर की तरफ है और हल्का हल्का पश्चिम से पूरब की तरफ झुका हुआ है, इस तरीके से झुका हुआ है। ठीक है, इसका ढलान जो है इस तरफ की नदियों का वो बहुत ही मंद होता है, लगभग 6 सेंटीमीटर पर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर जाएंगे तो 6 सेंटीमीटर का ही ढलान आपको मिलेगा। दक्षिण भारत के मैदानी भाग को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, नदियों के आधार पर ही डिवाइड करेंगे। तो ये गंगा नदी और सोन नदी, अब यहाँ सोन आ गए, गंगा और सोन के मैदान को गंगा और सोन का मैदान कहेंगे। ठीक है, सोन नदी और क्यूल नदी के बीच के मैदान को हम मगध का मैदान कहते हैं, और क्यूल नदी और राजमहल की पहाड़ियों के बीच के मैदान को अंग का मैदान कहा जाता है। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा बिहार शिक्षक बहाली को लेकर बिहार की भौतिक संरचना। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और इस वीडियो का आप नोट्स तैयार कीजिए, क्वेश्चन कोई डाउट हो तो आप पूछिए। जल्द ही हम पूरे भूगोल को लगभग खत्म करके और एक क्लास लेके आएंगे, मैराथन क्लास, जिसमें एक ही दिन में 1 से 1.5 घंटे के वीडियो में लगभग सारे भूगोल को, बिहार के भूगोल को समाप्त किया जाएगा। लेकिन तभी आपको बढ़िया समझ में आएगा जब आप एक एक करके वीडियो को पढ़ेंगे और उसका नोट्स बनाते चलेंगे। ठीक है, साइड हो जा रहा है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।